Okay, so students, today we will be discussing about short-run Phillips curve. We have earlier seen that in short-run Phillips curve, there was change in aggregate demand, and this change in aggregate demand bring movement along the Phillips curve. It brings movement along the Phillips curve. So we were able to change only one variable, that was your aggregate demand. Today we will see that what will happen if we change our aggregate supply. So why this came to an observation? Earlier, the economist or the Phillips curve explains that aggregate demand is the basic factor which affects the Phillips curve. पहले क्या होता था कि सिर्फ हमने एक ही फैक्टर लिया था एग्रीगेट डिमांड को, जो ये कहता था कि भाई एग्रीगेट डिमांड अगर चेंज होगा तो फिलिप्स कर्व में चेंज आएगा. लेकिन हुआ ये कि मिल्टन फ्रीडमैन ने 1973 टू 1975 में जो ऑयल प्राइस शॉक आया था, ऑयल क्राइसिस आया था, उसको ऑब्ज़र्व किया और वहाँ पर से प्रॉब्लम शुरू हुई. वहाँ तक, इसके पहले तक ये थ्योरी थी कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में हमेशा कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा. हमेशा कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. यहाँ पे अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों के चेंज की, मतलब रेट की बात कर रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. मतलब दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ चल रहा था. क्या चल रहा था, ट्रेड ऑफ, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. इकोनॉमी में हमेशा हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. या तो आप इन्फ्लेशन बढ़ा लो और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर लो, या फिर आप इन्फ्लेशन को कम कर लो और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा लो. तो ये थ्योरी अभी तक चल रही थी इकॉनमी में. लेकिन 1973 से 75 में क्या हुआ, जब ऑयल क्राइसिस आए तब इकॉनमी में स्टैगफ्लेशन, एक नया टर्म आया. कौन सा, स्टैगफ्लेशन. तो स्टैगफ्लेशन क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन कहता है कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन